Hello students, welcome back to our channel. Clear? This is your favorite Avian sir. Clear? So today we are going to discuss our relation chapter, lecture number 5. Clear? What we completed in the last class in the lecture number 4. In the lecture number 4 we completed up to symmetric relation. Clear? So after completing that one we want to study, that is anti-symmetric relation. तो अभी क्या होता है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ये चीज को समझना है। ये मत सोचना कि सिमेट्रिक रिलेशन अंकल था और ये आंटी अभी बन गया, मतलब ये दोनों अंकल आंटी का भी झगड़ा होने वाला, वो वाला चीज नहीं है कि सिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है हम उसको एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरी कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। क्लियर? कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत अच्छे तरह से। क्लियर? तो सपोज एक रिलेशन था, क्लियर, सिमेट्रिक, हम उसको एंटी सिमेट्रिक कब कहलाएंगे? एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका था कि सिमेट्रिक के लिए मुझे दो एलिमेंट का जरूरत था, वन रिलेटेड टू टू, ये गिवन रहेगा आप लोगों को। फिर हम लोग प्रूव करते थे क्या, टू रिलेटेड टू वन, इसको हम लोग प्रूव करते थे। तो एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है ना, अगर वन रिलेटेड टू टू है तो टू भी रिलेटेड टू वन होगा, अगर टू रिलेटेड टू वन है तो वन इक्वल टू टू रहेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर ये दोनों पेयर प्रेजेंट है तो वन मस्ट बी इक्वल टू टू, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे, राम लव सीता, राम लव सीता, फिर मैं बोलूंगा क्या, पैर प्रेजेंट है, सीता लव्स राम, सीता लव्स राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, राम लव सीता प्रेजेंट है, उसके साथ सीता लव्स प्रेजेंट है, तो अगर राम इक्वल टू सीता होंगे तभी जाके हम इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज उसको एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो ये क्या पॉसिबल है? राम लव सीता, सीता लव्स राम, इज राम इक्वल टू सीता? नॉट पॉसिबल। क्लियर? ओके। ये कहां हो सकता है? अगर जुड़वा भाई दोनों इक्वल जैसे दिखते हैं तभी हम लोग कुछ ले सकते हैं। क्लियर? ये बोल रहा है। तो नॉर्मली अगर सोचेंगे तो अगर ये है तो ये नहीं रहेगा, दिस इज एंटी सिमेट्रिक। बस इतना ही समझना है। क्लियर? अगर वन रिलेटेड टू टू है तो टू रिलेटेड टू वन नहीं रहेगा, तभी जाकर हम लोग उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक उसको हम लोग नहीं कह सकते। ये चीज आप अच्छे से देखिए। लेकिन ये नहीं बोलता है ये नहीं रहेगा, रह भी सकता, अगर रहेगा तो ए इक्वल टू बी होगा। समझ में आ रहा है? तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये देखिए, ये मैं आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि टू रिलेटेड टू वन नहीं रहेगा, हम समझ रहे हैं कि टू रिलेटेड टू वन नहीं रहने वाला है। क्लियर? अगर रहता है तो दोनों इक्वल रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रहता है तो दोनों इक्वल रहेंगे। जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा, उसको बोला जाएगा एसिमेट्रिक रिलेशन। मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन व्हाट इज एसिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो यहां पे फिर से मैं बोलता हूं, सिमेट्रिक में था आपका वन रिलेटेड टू टू गिवन था, और टू रिलेटेड टू वन हम लोग प्रूव करते थे। यहां पे क्या हो दे रहा है, तो अगर वो एक रिलेशन में वन रिलेटेड टू टू है एंड टू रिलेटेड टू वन है और वन इक्वल टू टू हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं, तभी जाके मैं बोल सकता हूं इट्स एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज आप याद रख लीजिए। क्लियर? सो अभी व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, द relation R is said to be, the relation R is said to be an anti-symmetric relation, is said to be an anti-symmetric relation। नोट लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। anti-symmetric relation on a non-void set, on a non-void set A, if for every A comma B belongs to set A, if for every A comma B belongs to A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then A is equals to B, then A equals to B। अगर ये चीज हो जाता है तभी जाके हम इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। जैसे हम लोग उसको स्टडी करते थे मैट्रिक के हिसाब से, देखेंगे मैं यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ वही ए बी सी,
यहाँ पे ले रहा हूं ए बी सी, तो डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से मैं देखूंगा, नॉन डायगोनल के हिसाब से देखूंगा। देखिए रिलेशन में इस चीज को समझिए, तो ये क्या होगा ए ए, ये क्या बन जाएगा ए बी, ये बन गया ए सी, ये होगा बी ए, दिस इज बी बी, दिस इज बी सी, दिस वन इज सी ए, दिस इज सी बी, दिस इज सी सी। क्लियर? ये रिलेशन ऑर्डर पेयर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से मैट्रिक्स फॉर्म भी होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? मैट्रिक्स इज द सिंपली एप्लीकेशन ऑफ रिलेशन, और कुछ नहीं है। ओके, वहां पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा जाता है। तो देखिए ए ए बी बी सी सी, तो सिंपली देखिए ये जो चीज हो गया, ये क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट है। देखिए डायगोनल एलिमेंट है, तो ये आपको बोलता है क्या? देखिए डायगोनल एलिमेंट सारा रह सकता है, मे और मे नॉट प्रेजेंट। डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, मे और मे नॉट, समझ में आ रहा है? लेकिन डायगोनल, नॉन डायगोनल क्या होगा? अगर बी ए है तो देखिए बी ए है तो ए बी नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए अगर सी ए है तो ए सी नहीं रहेगा, अगर ए सी ले रहा हो तो सी ए को नहीं लूंगा, तो वो हो जाएगा। अगर सी बी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सी बी है तो बी सी नहीं रहने वाला है, अगर मैं सी बी को ले। वैसे उल्टा वाइस वर्सा, अगर बी सी है सी बी नहीं रहेगा, अगर सी ए है तो ए सी नहीं रहेगा, अगर ए बी है तो बी ए नहीं रहेगा। तो इजीली हम लोग उसको क्या बोल देंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे। देखिए ये ट्रिक को समझिए, जो मैं लाइनिंग दिया हूं और ट्रिक को देखिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर। क्लियर? नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट must not ए बी मस्ट नॉट बी इन पेयर, पेयर में नहीं रहेगा तभी जाके। लेकिन अगर पेयर में रहता है, अगर पेयर में रहता है तो बी ए और ए बी दोनों है तो ए इक्वल टू बी रहेगा। तो थर्ड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड, इफ बोथ विल बी इन पेयर, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट will be in pair, then they must be equal, then both must be equal, must be equal। वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये ट्रिक को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्लियर? मैं दे रहा हूं आप लोगों को, सोचिए। डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट प्रेजेंट, सारा भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर, वो पेयर में नहीं रहेगा तो सिंपल हो गया। अगर पेयर में है, if non-diagonal element will be in pair, then they both must be equal। अगर A B B A दोनों है then A must be equals to B। ये चीज को आप अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So please note down the definition and tricks। Clear? Hope you have understood the concept. Clear? Let's discuss one example over here. So let A equal to 1 2 3। So the parent set A has consisted 3 elements, that is 1 2 3, and we know that the relation is a subset of A cross N, and I have considered some of the relations. Clear? Now we will discuss which one is antisymmetric and which one is not antisymmetric. Is it clear? Okay, so let's start with the R1. Clear? So R1 is the all diagonal elements. R1 is the consisting of all diagonal elements. So diagonal elements means the relation of the element of the child of parent set, relation with itself. Clear? So that is 1 1 2 2 3 3. Clear? So here it is R1 1 1 2 2 3 3, and what we discussed just earlier, that antisymmetrics are those which can consist all the diagonal elements, may or may not, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर diagonal elements है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। Are you getting me? तो इसलिए मैं इसको ले सकता हूं। तो this is an antisymmetric relation। देखिए 1 1 2 2 3 3 सारा हो गया, तो this is an antisymmetric। तो ये एक identity relation है, तो every identity relation is an antisymmetric। ये क्या होगा? एंटीसिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? सो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिए। क्लियर? सारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एंटीसिमेट्रिक होता है। सारा आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है। सारा आइडेंटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? क्वेश्चन हमेशा इसको लेके पूछता है। क्लियर? सारा आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा होता है एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होता है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट R2।
R2 क्या दिला है यहाँ पे 1 1 3 3। अच्छा देखिए दिस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ व्हाट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल है मतलब दिस इज ऑल्सो एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। 1 1 है 3 3 है। देखिए यहाँ पे मेरा ए बी ए होने के बाद भी ए इक्वल टू बी हो रहा है। देखिए मैं उसको 1 1 को दो बार लिख दूंगा 1 1 1 1 then 1 equal to 1, is it or not? So this is happening, clear? 3 3 3 3 3 3 equal to 3, so this is possible, clear? Then next move the R3. Here 1 1 is there, yeah, diagonal element present, not an issue, clear? तो antisymmetric को suggest करता है। 2 3 है। अच्छा देखिए अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं रहेगा, समझ में आ रही है? आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं रहेगा, अगर 2 3 है 3 2 नहीं रहेगा, उसका पेयर नहीं रहे, नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर। ए बी है तो बी ए नहीं, बी ए है तो ए बी नहीं। देखिए 2 3 3 2 नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक को सपोर्ट किया, 1 2 है 2 1 भी नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक को सपोर्ट किया। देखिए तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर, क्लियर? तो सिंपली ये क्या बन गया R3 इक्वल टू 1 1 2 3 1 2। दिस इज आल्सो एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इज इट? अभी देखिए यहाँ पे R4 में आ गया मैं 2 2 डायगोनल एलिमेंट तो एंटीसिमेट्रिक को सपोर्ट करता है। 1 3 उसका पेयर है क्या 3 1 है, तो ये क्या बन जाएगा नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एन एंटीसिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? वहां पे पेयरिंग में होगा। आप बोलेंगे सर क्यों? आप तो बोले हैं a बी होने से b ए दोनों तो गिवन कंडीशन है, a इक्वल टू बी अगर हम लोग प्रूव कर देंगे। अरे कैसे भाई प्रूव करेंगे? 1 3 3 1 है, इज 1 इक्वल टू 3, इज 1 इक्वल टू 3 हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, 1 नेवर बी इक्वल्स टू 3, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है नंबर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉट एन एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट मूव टू द R5। R5 क्या दिला है यहाँ पे 1 2 नॉन डायगोनल। देखिए सारा नॉन डायगोनल है तो हमको देखना है उसका पेयरिंग प्रेजेंट है कि नहीं है। तो 1 2 है, उसका पेयरिंग है क्या 2 1 नहीं है, वेरी गुड। 2 3 3 2 नहीं है, वेरी गुड। 3 1 1 3 नहीं है, वेरी गुड। तो दिस इज डेफिनेटली एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इट इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो ये एक एंटीसिमेट्रिक बनने वाला है। आर यू गेटिंग मी? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर रहा हूं, जो ट्रिक्स में दिया हूं ना उस ट्रिक्स को आप याद रखिए। सारा कंडीशंस में आप आराम से निकाल देंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इरिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा एंटीसिमेट्रिक है, इजीली यू कैन फाइंड आउट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव टू द R6, दैट इज अ वॉइड रिलेशन, मींस नथिंग। वॉइड मींस नथिंग, क्लियर? कुछ भी नहीं है। तो एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है? मेरा पैर रहे या ना रहे, क्या मैटर करता है? कुछ मैटर नहीं करता। वो बोलता है इफ फॉल्स, दोनों फॉल्स एंड फ्लॉल्स क्या होता है? फॉल्स। रिजल्ट में देखता हूं, देखिए मेरा स्टेटमेंट क्या था, इफ a comma b belongs to R and b comma a belongs to R then a must be equals to b। तो ये रिजल्ट दे रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? किया तो ये मेरा फॉल्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑलवेज गिव्स फॉल्स, false and false always gives false. If false then this is also a false relation. If false then false always gives which relation? That is true relation. Logic says, mathematical reasoning बोलता था implication, concept of implication, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, क्लियर? ये फॉल्स में लिया हूं, ये भी मेरे लिए फॉल्स है, नहीं होने वाला है, क्लियर? टोटली फॉल्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या दिलाता है? ट्रू रिजल्ट दिलाता है। दैट्स व्हाई एवरी void relation is an antisymmetric relation. It's a very important point. Every void relation is an antisymmetric relation. Clear? ये चीज को आप नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। What is an antisymmetric? Antisymmetric सिंपल चीज में याद रखना है, पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर पेयर प्रेजेंट रहेगा दोनों इक्वल रहेगा, बस सिंपल चीज, उतना ही मैं इतना रखना। If 1 related to 2 and 2 related to 1 then 1 must be equal to 2. If not, if वो नहीं है तो this is not an antisymmetric. If 1 comma 2, हम हमेशा दिमाग में रखें, if 1 related to 2 then 2 never be related to 1. अगर है तो ये सिंपली एंटीसिमेट्रिक है, समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? तो R7 यहाँ पे मैं लिया हूँ A क्रॉस है, दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस लार्जेस्ट, दैट इज एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग। इसमें सब है, तो यूनिवर्सल एक सिमेट्रिक है, तो उसका सारा क्या है? पेयरिंग है। 1 2 में 2 1 है, 1 2 3 में 3 2 है, सब कुछ है, पेयरिंग है। तो सिंपली ये कभी भी एंटीसिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्लियर? नाउ every universal relation is not an antisymmetric, but every universal relation is a symmetric relation, clear? Then comes the R8. R8 में देखिए यहाँ पे 1 1 है, not an issue, 2 2 है, not an issue, 3 3 है, not an issue, 1 2 है, 2 1 नहीं है, not an issue, but 2 3 है लेकिन 3 2
2 भी प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, फॉलोअर हो गया। क्यों, 2 3 3 2, बट 2 डज नॉट इक्वल टू 3 ना, 2 इक्वल टू 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो दिस इज आल्सो नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, not an anti-symmetric relation. Hope you have understood all the concept. तो simply आप याद रखिए, अगर 1 related to 2 है तो 2 does not related to 1 होना चाहिए। अगर ये 1 related to 2 है और 2 related to 1 है, then 1 must be equal to 2 होगा, तभी जाके हम उसको एंटीसिमेट्रिक कहलाएंगे, अदरवाइज एंटीसिमेट्रिक उसको हम लोग नहीं कह सकते। प्लीज नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। You have understood the concepts, clear? Move to the next, that is node, which is very very important. Every void relation and identity relation are anti-symmetric relation, but not vice versa. सारा void relation और सारा identity relation anti-symmetric relation कहलाएगा, but सारा anti-symmetric relation कभी भी void and identity relation नहीं कहलाएगा। Clear? ये पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज लेट R be a relation on a set of integers Z be defined as R equals to A comma B such that A is less than equal B for all A comma B belongs to Z। तो ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, वी हैव टू चेक इट। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में गिवन कंडीशन क्या है, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1 और वी हैव टू प्रूव A इक्वल टू B। अगर ये हम लोग प्रूव कर देते हैं तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये सही है, अदरवाइज नहीं कह सकते। क्लियर? ओके, सो अभी मुझे लेना पड़ेगा दो एलिमेंट कंसीडर कर। तो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू, मैं Z को ले लिया, let A comma B belongs to Z, is it clear? अगर A comma B belongs to Z such that, क्यों मुझे लिखना है such that A comma B belongs to R and B comma A, मैं दोनों पैर को लेना ले गया मैं, A comma B belongs to R and B comma A belongs to R। अगर मेरा A comma B belongs to R है तो A is less than equal B मैं लिख सकता हूं, and यहां पे मैं क्या लिखूंगा, B is less than equal A। तो देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर क्या करता है ना, हमेशा कॉमन सॉल्यूशन दोनों लिंक में देता है, दोनों इक्वेशन दोनों रिलेशन का कॉमन देता है एंड ऑपरेटर। A लेस देन इक्वल बी एंड बी लेस देन इक्वल, मैं सपोज लिखूंगा 1 इज लेस देन इक्वल 2 और उसको मैं लगा कर दूंगा 2 इज लेस देन इक्वल 1, तो डेफिनेटली 1 इक्वल टू 3। तो नंबर में नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेशन में कर रहे हैं। अगर A इज लेस देन इक्वल B एंड B इज लेस देन इक्वल A, इसका मतलब क्या कहला है, तो A इज इक्वल्स टू B ना, और कुछ हो सकता है क्या, इज दैट पॉसिबल, नेवर, ये अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 1 इक्वल टू 1 होगा तभी पॉसिबल होगा, 2 इक्वल टू 1 तभी होगा, तभी पॉसिबल होगा। मैं लिख सकता हूँ 1 लेस देन इक्वल 1, इज इट ट्रू और नॉट, यस इट्स अ ट्रू रिलेशन। 2 लेस देन इक्वल 2 इज अ ट्रू रिलेशन। अगर 1 लेस देन इक्वल 1 एंड 1 लेस देन इक्वल, देन 1 इक्वल्स टू 1, वही चीज ये कहला रहा है। इसका मतलब सारा क्या दिलाएगा आपको, सारा डायगोनल एलिमेंट्स ही दिलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर A इक्वल्स टू B हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, तो अगर A इक्वल टू B है तो मैं लिख सकता हूँ R इज एन एंटीसिमेट्रिक, सो R इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, R इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दे देता A सिर्फ लेस देन B, A सिर्फ लेस देन B, अगर A लेस देन B तो 1 इज लेस देन 2, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? तो सिंपली R इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तभी ले सकते हैं जब A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R, तभी A इक्वल टू B हम लोग प्रूव कर देंगे, तभी जाके हम उसको एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? नोट डाउन इट केयरफुली। क्लियर? ओके, बाय पॉजिंग द वीडियो नोट डाउन इट केयरफुली। We will discuss another question very soon. Move to the question. Let R be a relation on a power set P of X. तो एक power set दिया है, power set का मतलब क्या होता है, sets of subsets, sets of subsets। तो collection of all subsets are called power sets, याद रखना। तो पावर सेट P of X be defined as R equal to A comma B, और ये सेट्स ऑफ सबसेट्स है और सबसेट भी एक सेट्स है। दैट्स व्हाई पावर सेट का एलिमेंट हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे, बिकॉज़ दीज आर ऑल सेट्स नॉट एलिमेंट्स। क्लियर? ओके, एलिमेंट मतलब पावर सेट का एलिमेंट हमेशा सेट्स है और सेट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन A comma B such that A is a subset of P for all A comma B belongs to P of X। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंटीसिमेट्रिक के लिए प्रूव करेंगे तो वही हिसाब से लेंगे, लेट A comma B belongs to, मैं क्या ले लूंगा, P of X, क्यों ये मेरे लिए सेट है। तो फिर मैं लिखूंगा such that मैं क्या लिखूंगा, A comma B belongs to R
एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मुझे प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर एक सेट बी सेट का सबसेट है और बी सेट ए सेट का सबसेट है तो डेफिनेटली ए इक्वल टू बी है कि नहीं है, अदरवाइज ये तो कभी हैपन ही नहीं होगा। तो मेरा कंडीशन प्रूव हो गया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ तो आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज को अच्छे से नोट डाउन करिए। देखिए जब भी इसी टाइप का सारा चीज आएगा तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं उसका एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब दोनों को कंडीशन हम लोग ले रहे हैं और a इक्वल टू बी अगर हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं तभी जाके हम उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज हम उसको एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। बार बार वीडियो को देखिए, मैं आप लोग को बोल रहा हूं तभी जाके कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का कच्चा रह जाता है, तो इसको पक्का करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से समझिए और सारा कॉन्सेप्ट को बार बार देखते हुए समझिए, लर्न करिए, पढ़िए। डोंट चीट योरसेल्फ, दिस इज माय एडवाइस एज ऑलवेज, यू प्लीज नोट इट डाउन। Hope you have understood the concepts. Clear? Let's move to the very important for the entrance point of view. Clear? Just like if the cardinality of set A is equal to m, clear? Then the cardinality of A cross A would be m square. Is it or not? Clear? अच्छे से समझिए चीज को। तो अभी भी अगर हम लोग इस हिसाब से जाएंगे डायगोनल एंड नॉन डायगोनल, सो डायगोनल में m एलिमेंट विल बी देयर एंड नॉन डायगोनल्स में रहेगा m स्क्वायर माइनस m। क्लियर? इज इट? ये जो m है आपका डायगोनल वाला चीज मैं बोल रहा हूं और ये क्या है आपका नॉन डायगोनल। आर यू गेटिंग मी? नॉन डायगोनल। इज इट क्लियर? नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, दिस इज डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स। कितना m अवेलेबल है? m स्क्वायर माइनस m। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहलाता है? देखिए अगर मेरा AC, मैं सपोज AB को लिया तो BA के साथ में मुझे देखना है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक अगर ये दोनों है तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहते हैं हम लोग। क्लियर? अगर ये है ये नहीं है, आर यू गेटिंग मी? ये है ये नहीं है, ये नहीं है ये भी है। क्लियर? ये दोनों नहीं है, आर यू गेटिंग मी? क्लियर? ये इतना केस आएगा। तो अगर मेरा ये है और ये है तो ये तो सिर्फ सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है और ये भी सिमेट्रिक है, दोनों नहीं है तो ये एंटीसिमेट्रिक भी है, क्योंकि एवरी वर्ड रिलेशन इज एन एंटीसिमेट्रिक, ऑलरेडी वी डिस्कस। तो ये वाला कंडीशन नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबिलिटी कितना है? 3 अवेलेबिलिटीज देयर, तभी जाके मुझे मैं क्या बोल सकता हूँ? एंटीसिमेट्रिक। क्यों? ए बी है बी ए नहीं है, सिंपल एंटीसिमेट्रिक। ए बी नहीं है बी ए है तो सिंपल एंटीसिमेट्रिक। ए बी नहीं है बी ए भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट एंटीसिमेट्रिक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आने वाला देखिए, और देखिए, और आप लोग के साथ में डायगोनल का तो सारा रहने वाला है, सारा रहने वाला है। तो वो क्या हो सकता है? 2 टू द पावर m वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? सारा एलिमेंट को ले सकते हैं, ए रहे डायगोनल में, ए बी जैसे हम लोग लिखते थे ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, सारा रहे या ना रहे डजंट मैटर, तो एक एक करके भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा मेरा 2 टू द पावर m। तो यहाँ पे देखिए m स्क्वायर माइनस m जब भी हम लोग ले रहे हैं ये तो एक एक करके कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन बाय पेयरिंग ऑल्सो। ये भी क्या है? पेयरिंग में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ऐसा नहीं कि m स्क्वायर माइनस m है, m स्क्वायर माइनस m है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? m स्क्वायर माइनस m, इसको और इसको सिमेट्रिक ले लिया तो ये दोनों पेयरिंग में रह रहे हैं। तो ए बी बी ए नहीं है अलग बात है, लेकिन कंसीडर तो दोनों को एक साथ कर रहे हैं ना। तो ए बी रह गया तो बी ए तो नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसीलिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज को अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ए बी है बी ए नहीं रहने वाला है। क्लियर? तो लेकिन दोनों तो चला गया ना, अगर ए बी है तो बी ए भी नहीं रहेगा, तो दोनों एलिमेंट चला गया ना। तो और बी ए के लिए हम लोग चेक नहीं करने वाले हैं ऑलरेडी। अगर हम लोग ए बी के लिए चेक कर दिए तो और बी ए के लिए चेक नहीं करेंगे तो सिंपली वो क्या हो गया? हाफ हो गया ना, दो पेयर करके कट के चला गया। तो लेकिन केसेस कितना है? 3 टाइम्स में हो सकता है। ऐसा भी कंडीशन में आ सकता है, ऐसा भी कंडीशन में आ सकता है, ऐसा भी कंडीशन में मैं ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 into 3 into 3 अप टू दिस टाइम, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर m स्क्वायर माइनस m बाई 2। तो अगर इस दोनों को हम लोग टुगेदर लेंगे तो अभी क्या आ जाएगा? टुगेदर हम लोग अभी ले रहे हैं तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल्स टू, अभी क्या हो जाएगा? सो टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल्स टू
2 to the power m into 3 to the power m square minus m by 2। बस इतना में ही रुक जाना है और उससे ज्यादा जाने का कोई जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला इज एनफ, क्लियर। उससे ज्यादा जाके कुछ फायदा नहीं है, हमको बस उतना नहीं याद रखना है। 2 to the power, ये 3 क्यों हुआ आप लोग इस कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। ये वाला 3 देखिए 3 केसेस आ रहा है, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तभी वो एंटीसिमेट्रिक रहेगा। इसीलिए 3 into चांसेस, ये क्या है, चांसेस, 3 चांसेस आर देयर, दैट्स 3। पहले के लिए 3 चांसेस, दूसरे के लिए भी 3 चांसेस, तीसरे के लिए 3 चांसेस, और m square minus m by 2 के लिए भी वही 3 चांसेस। तो up to 3 into 3 into 3 up to that, so that would become 3 to the power m square minus m by 2। तो 2 to the power m into 3 to the power m square minus m by 2, this is the total number of antisymmetric relation। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से if सेट A में रहता है आप लोगों का 1 2 3 तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक, क्या एंटी एंटी कौन, एंटी अंकल वाला नहीं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर, इज इक्वल्स टू 2 to the power m, यहाँ पे मेरा m कितना है, 3 है, तो 2 to the power 3 into 3 to the power 3 square minus 3 upon 2, तो which is 2 to 3 8 into 3 to the power 3 square, then 9 minus 3 that is 6, 9 minus 3 that is 6 by 2 that is 3, so 8 into 3 to the power 3 that is 27, you multiply it and you will get the answer, is it easy, you will be get the total number of antisymmetric relation। तो जितना आंसर आने वाला है टोटल, तो 27 into 8 कितना होता है, 8 7 जा 56, 6 रख के 5, 8 2 जा 16 plus 5 कितना हो गया 21, that is 216 types of antisymmetric relation is possible out of कितना 1 2 3, समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आया 216, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 to the power m square that is 2 to the power 3 square that is 9, तो 2 to the power 9 2 to the power 9 मतलब 512 relations are there, are you getting me। अगर 512 रिलेशन से 216 क्या है टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपको पूछेगा टोटल नंबर ऑफ नॉन एंटीसिमेट्रिक, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एंटीसिमेट्रिक क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ नॉन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, नॉन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा कितना है 2 to the power 9 that is 512, और टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक आया 216, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, you will get the answer। सो यहाँ से 12 से 6 जाने से 6, तो ये हो गया 0 0 से 1 चला आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 बन जाए 0, क्लियर, तो 4 2 जा 2 that is 306 relations are there, are you getting me? Okay, the total number of non-antisymmetric relation will be 306. Is it clear? Hope you have understood the concept of antisymmetric. Please note down it, very very important, clear? Next, move to the another relation that is called asymmetric relation. तो हम लोग पढ़ चुके सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, नाउ वी विल मूव टू द एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट कर देगा 2,1 को, अगर 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 डज नॉट रिलेट टू 1, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन एंटीसिमेट्रिक क्या करता था, 1 रिलेटेड टू 2 था, 2 रिलेटेड टू 1 था, 1 इक्वल टू 2 को अलाउ करता था। लेकिन एसिमेट्रिक क्या कर रहा है, इफ 1 रिलेटेड टू 2, समझिए इस चीज को, इफ 1 रिलेटेड टू 2 देन 2 डज नॉट रिलेट टू 1, अगर ये दोनों का रिलेशन है तो ये दोनों नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेस्ट्रिक्टिंग द पैरो, रेस्ट्रिक्टिंग कर रहा है, बी है तो बी ये नहीं रहेगा, डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इससे क्या हो जाता है देखिए, तो ट्रिक को अगर समझेंगे वही हम लोग डायगोनल ट्रिक से समझेंगे, ए बी सी, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए बी सी, तो ये क्या होने वाला है, ए बी ए सी, ये हो गया बी ए बी 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 सी, ये हो गया आपका सी ए सी बी सी सी। तो इसमें देखिए वो डायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर एक पेयर है तो a कमा a है, तो a कमा a फिर से नहीं रह सकता, 2,1 नहीं रह पाएगा, अगर 1 2 है तो 2,1, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट नेवर बी प्रेजेंट, तो डायगोनल एलिमेंट रहने से वो एसिमेट्रिक कहलाएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स रह जाता है तो एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो नो डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेगा, तो नो डायगोनल एलिमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, नो डायगोनल एलिमेंट,
तो डायगोनल एलिमेंट है मतलब वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, नो डायगोनल एलिमेंट। और क्या होगा, ये अगर बी ए है तो ए बी नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बी ए है तो ए बी नहीं रहेगा। उसी हिसाब से सी ए है तो क्या ए सी नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सी बी है आपका तो क्या होगा, बी सी नहीं रहेगा, और वैसा वाइस वर्सा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर। क्लियर, नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी इन पेयर, ये पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नॉन डायगोनल एलिमेंट must not be in pair, must not be in pair, pairing में वो नहीं रहेंगे। ए बी है तो बी ए नॉट अलाउज, इसका मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए, तो अगर मैं ए बी को कंसीडर कर रहा हूं और बी ए को ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये दोनों रहने से नहीं हो सकता। क्लियर, ये रहेगा ये नहीं रहेगा तभी पॉसिबल है, ये रह सकता है नहीं रहेगा, ये रहेगा तभी पॉसिबल है। ये दोनों में भी कुछ बोल नहीं सकते, क्यों, दोनों में अगर ये आइडेंटिटी आ गया नहीं हो सकता, तो वैसा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। तो एसिमेट्रिक तभी कहलाएगा अगर 1,2 है तो 2,1 नहीं रहने वाला है। तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ दैट वन, तो डेफिनेशन क्या होगा एसिमेट्रिक का, तो द रिलेशन आर is said to be an asymmetric relation, is said to be an asymmetric relation on a non-void set, on a non-void set A, if for every A belongs to A, for every A comma B belongs to A, such that A comma B belongs to R, but B comma A does not belongs to R। यहाँ पे वो क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर A comma B belongs to R है तो B comma A belongs to नहीं R हो सकता। इसका मतलब क्या है, A comma A, B comma B से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन कभी भी एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर, तो उसी हिसाब से देखिए, तो A कमा B बिलोंग्स टू R है तो B कमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए, जब भी ये वाला कंडीशन डायरेक्टली दिया है तो इस हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट A इक्वल टू, मैं उसी हिसाब से लेता हूं 1 2 3, देन डिस्कशन करते रहेंगे। देन R1 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3 लिख दिया मैंने। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये सिंपली आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी मतलब देखिए 1 1 है मतलब वो तो बोल रहा है B कमा A डजंट बिलोंग्स टू, तो ये कैसा पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या होगा, नॉट एन एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते, वो एक सिमेट्रिक कह सकते हैं, एंटीसिमेट्रिक कह सकते हैं, बट सिमेट्रिक नहीं कह सकते। सपोज मैं R2 लिख रहा हूं, R2 में सपोज मैं लिख दूंगा 1 1 2 2 1 2 2 3, तो आप यहाँ पे मुझे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो देखिए 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, देखिए 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, यहाँ पे क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो सिंपली नॉट एन एसिमेट्रिक, नॉट एन एसिमेट्रिक, ये कभी भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्लियर। R3 सपोज मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिखूंगा 1 2 3 1 2 3, देखिए सिंपल है, 1 2 है 2 1 नहीं है, 3 1 है 1 3 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है। तो सिंपली ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ये क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। देखिए मैं सपोज R4 इक्वल टू ले रहा हूं A क्रॉस A, A क्रॉस A मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, सारा एलिमेंट्स उस पे प्रेजेंट है, ऑल डायगोनल एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर मस्ट बी देयर। इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो नॉट एन एसिमेट्रिक, नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। आर यू गेटिंग मी? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, याद रखिए, नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। सपोज और एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं R5 इक्वल टू 5, ये आप खुद डिस्कशन करिए, वॉइड रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये आप खुद डिस्कशन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन मार्क के
देके छोड़ रहा हूं, R5 इक्वल टू 5 जो वॉइड रिलेशन है वो एसिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा आप खुद फाइंड आउट करिए और मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट करेंगे इज इट void relation, is void relation a asymmetric relation or not. Hope you have understood all the concept what I taught today and डिस्कस सो फार क्लियर। जो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए। ऑलरेडी जो जो पढ़ चुके हैं बार बार वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5, यू गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 इज द टुडेस वीडियो क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे जहां पे मैं क्वेश्चन मार्क देके आप लोग को छोड़ा हूं। R5 जो वॉइड रिलेशन वो एक एसिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इसी क्वेश्चन मार्क से हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास का हम लोग यहीं से कंटेंट शुरू करने वाले हैं क्लियर। ओके, सो एसिमेट्रिक रिलेशन यू मस्ट हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे। आफ्टर क्लियरिंग द ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। Very good. Thank you for watching my video. All the best for your future. Please like, share and subscribe my channel. Clear. If you really like the video, please like it. ये इसमें क्या होगा ना, हम लोग और भी इंस्पायर्ड होंगे और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। क्यों, आप जितना हम लोग को कमेंट करेंगे, अच्छा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट डाल सकते हैं क्लियर। आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ही जरूरत है हम लोग के लिए। You all are the inspiration of ourselves. आप लोगों के वजह से हम हैं क्लियर। तो सिंपल, हमारे वजह से आप हैं और आप लोगों के वजह से हम हैं, तो हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो रिलेशन पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में भी रिलेशन तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको एक है, अगर आप रियली लाइक कर रहे हैं तो अदर बच्चों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।